हाउ आर यू फ्रेंड्स? फाइन? ओके, चलिए तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट में हमने पीरियड में एंथैल्पी चेंज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज कैसा होता है उसको डिस्कस किया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस किया था। अब हम पीरियड में ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का काम। ओके, एज वी गो डाउन द ग्रुप आई डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। व्हाई इट इज सो, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यू वैलेंस शेल। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने सील्डिंग इफेक्ट में देखा था, कहाँ पे जाता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2s1 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नियॉन 3s1 है। पोटेशियम का देखेंगे तो आर्गॉन 4s1 है। यहाँ पे n = 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। Each time principal quantum number increases, so electron goes further and further to the nucleus. Yes, number of inner electron increases. यहाँ पे नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने? हीलियम में 2, नियॉन में कितने हैं? 10, यहाँ पे कितने हैं? आर्गॉन में 18। सील्डिंग इफेक्ट में अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं इनर्स इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, और उसका जो रिपल्सन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसकी वजह से सील्डिंग इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेंगे तो सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा क्या होगा? अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। ओके, ऑल्सो वी कैन स्टडी दैट एटॉमिक, वी हैड स्टडीड दैट एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडी भी इंक्रीज होता जाता है, सील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाता है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन of electron towards the nucleus getting decreases. Okay, so successive energy to remove electron from the outermost orbital क्या होगा? ओके, यहाँ पे भी थोड़ा गलत हो गया, decreases. Sorry friends. Okay, so successive energy to remove electron from आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नया इलेक्ट्रॉन, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नए वैलेंस सेल में होता है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सील्डिंग इफेक्ट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडी भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब का इफेक्ट, अट्रैक्शन बिटवीन द जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उस पर क्या होगा? अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस getting decreases. Okay friends, so the successive energy given to removal of electron from valence cell decreases. Very easy friends. ऐसा हमने एटॉमिक रेडी में भी देखा है, सिर्फ ये जो लास्ट लाइन है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। आपको जो एटॉमिक रेडी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता जाता है उसका रीज़न आप प्रॉपर आपको याद है, तो आपको सिर्फ लास्ट में एक ही लाइन जोड़ना है कि इसी वजह से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो
decreases. So ionization enthalpy getting decreases in the group. Okay. Now friends, we are reached at the very interesting point. Exceptions of I. Exceptions of I. जो ये रूल हमने पढ़ा, क्या रूल पढ़ा? एटॉमिक जो पीरियड होता है, पीरियड में आयनिक एंथैल्पी कैसा रहता है? इंक्रीज होता जाता है. ओके. और जो ग्रुप है उसमें आयनिक रेडी कैसा होता जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है. फ्रेंड्स, हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. जो IE है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है. ओके. पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे Z इंक्रीज होगा, वैसे वैसे I क्या होगा? इंक्रीज होगा. मतलब I जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, को जल्दी समझ में जाए. I ऑल्सो 1 अपॉन एटॉमिक रेडी, और सिर्फ रेडी भी बोल सकते हैं. अगर एटॉमिक रेडी इंक्रीज हुआ तो I डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडी डिक्रीज हुआ तो I इंक्रीज होगा. इस अगर आपको एटॉमिक रेडी के बारे में परफेक्टली आता है तो आप I के बारे में भी बोल सकते हैं. ओके. अब हम ये जो रूल्स है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ रूल. तो कहाँ पे रूल ब्रेक होता है उसको देखेंगे. एक्सेप्शन से इसको हम बोलते हैं केमिकल लोचास. यस, लोचा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना फ्रेंड्स. यस, ये तो हमने ऐसे ही नाम दिया है. जो केमिकल लोचास होता है उसके कारण ही केमिस्ट्री कभी कभी हमको हार्ड लगता है, लेकिन अगर उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे फ्रेंड्स तो वही हमारे लिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ बन जाएगी. ओके. क्या होता है? तो बोरॉन हैज़ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बेरिलियम. फ्रेंड्स, बोरॉन हैज़ एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 4. हु हैव मोर प्रोटॉन्स? यस, बोरॉन हैज़ मोर प्रोटॉन्स. बोरॉन हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज देन बेरिलियम. तो अकॉर्डिंग टू रूल, पीरियड में अभी हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट बेरिलियम जो है वो लेफ्ट साइड पे है, बोरॉन जो है वो राइट साइड पे है. तो एटॉमिक रेडी का क्या होना चाहिए? पीरियड में एटॉमिक रेडी क्या होता है? डिक्रीज होता है. एटॉमिक रेडी डिक्रीज होता है तो IE क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. तो बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? एज पर रूल्स. एज पर रूल्स क्या होना चाहिए? बोरॉन हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम. बट प्रैक्टिकली क्या होता है? बोरॉन हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बी. बोरॉन हैज लो आयोनाइजेशन. जब मेजर करते हैं तो बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम मिलता है. तो यही हो गया एक्सेप्शन. ओके. तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको पता करेंगे. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस, बेरिलियम हैज हीलियम 2s2, बोरॉन हैज हीलियम 2s2 2p1. अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए फ्रेंड्स. चलिए, अब एक जो रूल है, नया रूल है, वो हम पढ़ेंगे. ओके. अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये नई बात है. ये जो बात है नई, उसके कारण ही ये एक्सेप्शन होता है. तो ये नई बात क्या है? फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस देन P इलेक्ट्रॉन. S इलेक्ट्रॉन मीन्स S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन मीन्स P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. क्या है रूल? बराबर से याद रखिएगा. फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही है,
2s है 2p है, क्या होगा, s इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस देन p इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, क्या याद रखना है, s इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस देन p इलेक्ट्रॉन। s इलेक्ट्रॉन इज more attracted than p electron to the nucleus, very easy। okay, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो बेरिलियम में जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से होने वाला है फ्रेंड्स, s ऑर्बिटल में से होने वाला है। और बोरॉन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होने वाला है, p ऑर्बिटल में से होने वाला है। अभी हमने रूल्स देखा, s इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड, तो क्या होगा, अगर जब हम एनर्जी देना चाहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज इजी टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन एज कंपेयर टू s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरियम। तो जो p इलेक्ट्रॉन है बोरॉन का उसको निकालने के, p ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई बोरॉन हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसका अगर हमको एकदम शॉर्ट में रीजन देखना है, शॉर्ट में एमसीक्यू के लिए, तो इतना बोल सकते हैं, s इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर अट्रैक्शन देन p इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। ऐसा आप जी और नीट के लिए शॉर्ट नोट भी बना सकते एकदम। ओके, अभी इससे जो हमारा ऑर्डर होता है उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है वो देखेंगे। चलिए, लिथियम से बेरिलियम पीरियड में हम आगे बढ़े हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यस, लिथियम से आगे हम बेरिलियम में जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेरिलियम से बोरॉन में अभी हमने पढ़ा क्या होगा, बेरिलियम से बोरॉन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा वो एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। अब एक्सेप्शन से आगे बढ़ेंगे, बोरॉन से कार्बन में आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा, वो तो नॉर्मल रूल लगेगा। कार्बन से नाइट्रोजन में जाएंगे तो भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आएंगे फिर से एक एक्सेप्शन मिलेगा हमको, फिर से एक एक्सेप्शन मिलेगा, नाइट्रोजन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। व्हाई इट इज सो वी विल डिस्कस लेटर इट, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। ये है केमिकल लोचा नंबर 1, ये है केमिकल लोचा नंबर 2, ये है केमिकल लोचा नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1। व्हाट इज दैट, बेरिलियम हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन boron and the other one is nitrogen has more ionization enthalpy than oxygen। इसको हम बोलते हैं बेबो एक्सेप्शन, बेबो नो एक्सेप्शन। फ्रेंड्स, आप सब गुजराती है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे बेबो। नो क्या पढ़ेंगे इसको, बेबो, बेरिलियम बोरॉन, बेबो नो, बेबो नो एक्सेप्शन। ओके, इट इज इजी टू रिमेंबर। ओके, चलिए फिर ऑक्सीजन में से फ्लोरीन में आ जाएंगे तो नेचुरली बढ़ेगा, फ्लोरीन में से नियोन में और बढ़ेगा। तो हमारा फाइनल ऑर्डर क्या होगा, ये एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन में वर्कशीट में आपको आएगा। तो अगर इसको हम सही कर लेंगे तो बोरॉन को इधर रख देते हैं, बेरिलियम को इधर रख देते हैं, तो ये इसको आपको एक ही ऑर्डर में मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी हमने क्या चेंज कर लिया, ओ को पहले लिया, एन को बाद में लिया, तो ये ऑर्डर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल ऑर्डर क्या है सेकंड पीरियड का, लिथियम, बाद में बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और नियॉन। तो आपको यहाँ पे बराबर याद रखना है,
बोरोन पहले आ जाता है और यहाँ पे नो की बजाय हो जाता है ऑन, नो की बजाय क्या हो जाता है ऑन, और यहाँ पे बेबो की जगह पे हो जाता है बोबे, क्या हो जाता है बोबे। आपको ये ऑर्डर चेक करना होगा एमसीक्यू में। ओके फ्रेंड्स, वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। चलिए, ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर इससे आगे जाके सोचना है हमको तो कैसे हम करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमको बेरिलियम और बोरोन के बारे में दिया गया है, बेरिलियम और बोरोन। ओके, चलिए हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के नीचे क्या है, मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे क्या मिलेगा हमको, एल्यूमिनियम। तो जो चीज़ बेरिलियम और बोरोन के लिए सच है वही चीज़ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी होगी। कैसे, चलिए बेरिलियम का आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा 2s2 और यहाँ पे हीलियम 2s2 2p1। मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे, नियॉन 3s2। एल्यूमिनियम के लिए हम लिखेंगे नियॉन 3s2 3p1। सेम थिंग्स हैपन्स, व्हाट सेम थिंग्स, यस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम इज फ्रॉम s electron and in aluminum it is p electron, removal of electron from p orbitals. Same reason s electron is more attracted for the same principal quantum number, principal quantum number भी सेम है, तो s electron is more attracted than p electron। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा मिलेगी, यस, किसकी ज़्यादा मिलेगी, यस, Mg has more ionization enthalpy than Al, as we seen in beryllium boron. The same thing happens in thoroughly both the group, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, रेडियम को हम अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आएंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको बेरिलियम और बोरॉन में मिली है, यहाँ पे हर एक में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पे आर्गॉन 4s2, इसके नीचे जाएंगे क्रिप्टॉन 5s2, इसके नीचे जाएंगे जेनॉन 6s2। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, सॉरी यहाँ पे आर्गॉन 4s2 3d10 4p1, लेकिन ये इनर है तो इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो 4s2 4p1। सेम थिंग यहाँ पे होगी 5s2 5p1, आउटर मोस्ट ही देखेंगे तो यहाँ पे होगी 6s2 6p1। तो पूरे जो ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 पे ये एक्सेप्शन लागू हो जाएगा। मीन्स ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट से ज़्यादा आयनीकरण एंथैल्पी शो करेंगे। इसको आपको बराबर से याद रखना है। एनसीईआरटी में सिर्फ डिस्कस किया है बेरिलियम और बोरॉन का, लेकिन एग्जाम में आपको यही कहीं से भी कंपैरिजन आ सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का, कैल्शियम गैलियम का, स्ट्रोंशियम इंडियम का। फ्रेंड्स, इसके तो पूछने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को आपको खास याद रखना है। बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आप इसको इसको बराबर याद रख लीजिएगा। चलो ये सब कुछ निकाल दो मगज में से, अगर निकल भी गया तो इतना याद रहना ही चाहिए, क्या, बेरिलियम हैज़ ग्रेटर आई देन बोरॉन, मैग्नीशियम हैज़ ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। इसको बराबर से नोट में, जहाँ पे आपका पेज है, बुक का जो पेज है, जहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे उस पर ऊपर आपको बड़े अक्षरों में ये लिख लेना है फ्रेंड्स। मोस्ट टाइम पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा वर्कशीट में, जहाँ पे आप गलती करेंगे आप ये भूल जाएंगे। अगर आप ये भूल गए तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया ऑर्डर, उसको भी बराबर याद रखना है।
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम दूसरा एक्सेप्शन भी देखते हैं जिसकी अभी हमने बात की थी, बेरिलियम बोरॉन, और दूसरा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन। लेट्स डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द एक्सेप्शन? ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ओके, एज पर रूल्स क्या होता है देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो एज पर रूल्स क्या होना चाहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ऐसा हमने देखा पीरियड में। तो एज पर रूल्स हमको क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एज पर रूल्स क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। बट जब प्रैक्टिकल वैल्यू हम फाइंड करते हैं प्रैक्टिकल से, तो हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। व्हाई इट इज सो? लेट्स डिस्कस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यस, नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3 and oxygen has helium 2s2 2p4। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हम देखेंगे 2p में 2px 2py 2pz डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2px में वो एक, 2py में एक और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कौन सा रूल्स यहाँ पे लगता है? यहाँ पे हुन्स रूल। आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में अगर नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए हुन्स रूल। ओके, चलिए अभी हम ऑक्सीजन में देखते हैं। 2p4 मतलब p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हम हुन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ओके, क्या मिला? 2px2 2py2 2pz1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस बात को 2 तरीके से समझा सकते हैं। एक एनसीईआरटी में जो दिखाया गया है वो, और दूसरा आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब जी-नीट के तौर पे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको देखेंगे तो भी हम आसानी से समझ पाएंगे। हमको जो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना है वो p ऑर्बिटल में से है, ऑक्सीजन में भी जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो p ऑर्बिटल में से ही है। तो यहाँ तो s और p का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन में तो हर एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन में हर एक p ऑर्बिटल में देखेंगे तो जो 2px ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा है? यस, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है 1 2 3 4, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। या हुन्स रूल आपको अगर पता है तभी आप इसको समझ पाएंगे। 1 2 3 and 4, तो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज 4th इलेक्ट्रॉन, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फर्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स रिमूव फर्स्ट। तो सबसे पहले ये 4th वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिस p ऑर्बिटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो p ऑर्बिटल का पिक्चर ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। और नाइट्रोजन में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है। ओके, नाइट्रोजन में कोई रिपल्सन ही नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोथ आर रिपल ईच अदर। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना है, बाहर निकालना है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? किस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किस में कम एनर्जी चाहिए? लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और हमको इसको खींचना है, मुझे इसको खींचना है, ये भी अंदर से उसको रिपेल कर रहा है। तो इधर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एकदम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि हम भी खींच रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर से उसको पुश कर रहा है।
तो हमारी एनर्जी कैसी हो जाएगी, निकालने की एनर्जी एकदम कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का ट्राई करेंगे तो हमको एनर्जी तो देना ही होगा, और अंदर से कोई पुश नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे कम एनर्जी, लेस एनर्जी वी हैव टू गिवन, यहाँ पे मोर एनर्जी वी हैव टू गिवन। ओके फ्रेंड्स, क्यों पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिपल्सन मिल रहा है, पुश मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रही है कि एक ही ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, मीन्स के एनर्जी इज गिवन लेस। ओके, अब ये जी नीट में काम आने वाली एक बात है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तो ये सेकंड चैप्टर में लास्ट में लिखा है, सेकंड चैप्टर जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें लास्ट में लिखा है, लेकिन ये हमको ज़्यादा काम में आने वाला है आगे। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो ये रूल्स ज़्यादा काम में आने वाला है, इसीलिए हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्रेंड्स। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड and completely filled orbitals are more stable। चलिए इस हिसाब से देखते हैं तो नाइट्रोजन हैज 2s2 2p3, ऑक्सीजन हैज 2s2 2p4। तो 2p3 कैसा हो गया फ्रेंड्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, और 2p4 इनकम्प्लीट है। ओके, लेकिन हाफ फिल्ड नहीं बोल सकते हैं, तो ये हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है। ओके, स्टेबल का मीनिंग क्या होता है, स्टेबल का मीनिंग ये है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, मुश्किल होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो कहीं पे भी आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेगी, ध्यान में रखना, या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल मिलेगी तो वहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी कैसा मिलेगा, ज़्यादा। ओके, हम आगे स्टडी कर चुके हैं कि ग्रुप 18th एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये जो रूल है फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, ये रूल आपको हमेशा काम में आएगा, जी नीट में बहुत ही काम में आएगा। सबको याद रखना है, क्या है, हाफ फिल्ड and completely filled orbitals are more stable। Once again, half filled and completely filled orbitals are more stable। Once more, last time friends, please concentrate here. What is this? Half filled and completely filled orbitals are more stable। Okay friends? Okay, अब ये तो रीज़न हो गया सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, लेकिन जी नीट में अगर हम आगे सोचेंगे तो ये सिर्फ, जैसे हमने बेरिलियम बोरोन में देखा था, ये चीज़ सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये पूरे ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 में लागू होती है। ओके, ये जो मैटर है पूरा अप्लाई हो जाता है ग्रुप नंबर 15 और 16 के एलिमेंट में। कैसे अप्लाई होता है देखते हैं। तो नाइट्रोजन में हमने देखा 2s2 2p3, फॉस्फोरस में हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मिलेगा 4s2 4p3, यहाँ पे मिलेगा 5s2 5p3, ओके, यहाँ पे मिलेगा मुझको 6s2 6p3, यहाँ पे 2s2 2p4 है, तो सल्फर में मुझे मिलेगा 3s2 3p4, सेलेनियम में मुझे मिलेगा, आउटर मोस्ट ही बोल रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ, 4s2 4p4, ओके, 5s2 5p4 और 6s2 6p4। इसीलिए हम आगे पढ़ चुके हैं कि ग्रुप नंबर 15 है, कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। ग्रुप नंबर 16 का कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP4। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हाफ फिल्ड है, ओके, तो सारी के सारे स्टेबल है।
तो कहीं पे भी कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में हमने देखा नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, सेम वे phosphorus has more ionization enthalpy than sulfur, arsenic has more than Sb, antimony has more than Te, bismuth has more than PO. ओके फ्रेंड्स, ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बारे में बहुत कम आएगा, लेकिन ये जो दो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही है। क्या याद रखेंगे? N ग्रेटर देन O, P ग्रेटर देन S। क्या याद रखेंगे? N ग्रेटर I के लिए क्या याद रखेंगे? N ग्रेटर देन O, P ग्रेटर देन S। हमने इससे आगे क्या याद रखा था? बोरॉन ग्रेटर देन बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो ये जो पूरी बात है इसको आपको बराबर से याद कर लेना है। कौन कौन सी दो बातें? एक्सेप्शन 1, बोरॉन ग्रेटर देन बेरिलियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। एक्सेप्शन नंबर 1 आएगा ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, आएगा ही। अभी की जो एग्जाम है उसमें तो आएगा ही, लास्ट वाले एग्जाम में शायद हो जाएगा, लेकिन अभी जितनी आप एग्जाम देंगे शुरुआत की उस सब में ही आएगा। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, आई के बारे में। ओके फ्रेंड्स।